यहाँ पर जितने भी रोग है वो सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है अगध तंत्र अंतर्गत विष के वेग। ये भी कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगध तंत्र का ये अति महत्वपूर्ण विषय है, पूछा जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर चरक तथा सुश्रुत ने विष के वेग बताए हैं, विष के वेगों की चिकित्सा भी बताई है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे चरक संहिता वाले विष के वेग। तो चरक संहिता में जो विष के वेग बताए हैं उसमें प्रथम वेग में लक्षण बताया है रस की विकृति, द्वितीय में रक्त की विकृति तथा तमक श्वास, तृतीय में मांस की विकृति, चौथे में सर्वदोष प्रकोप, पांचवे में नीलवर्ण तथा तमस दर्शनम, छठवां वेग हिक्का, सातवां वेग स्कंदभंग तथा आठवां वेग मृत्यु। यहाँ पर छठवां तथा सातवां वेग मोस्ट टाइम वो आपको खास पूछे जाते हैं। इन वेगों को याद रखने का सूत्र क्या है? तो प्रथम जो है उसकी शुरुआत हमने देखी, शुरुआत हमेशा कहां से होगी? शुरुआत हमेशा रस से होगी। प्रथम में रस विकृति मिलेगी, द्वितीय में रक्त विकृति मिलेगी। यहां पर साथ में लक्षण क्या होगा? तो उसका सूत्र है टीएम टीएम डीएन एचएसडी, टीएम डीएन एचएसडी। टीएम से क्या लेना? यहां पर जो टीएम बताया है, टी स्टैंड्स फॉर तमक श्वास। यहां पर हमने जो टी बताया है वो तमक श्वास के लिए है, एम मांस विकृति के लिए, डी सर्व दोष प्रकोप, दोष प्रकोप, एन नीलादिनाम तमस दर्शनम, एच हिक्का, एस स्कंदभंग तथा डी मृत्यु। तो यहां पर चरक संहिता अंतर्गत विष के 8 वेग, उन 8 वेग के लक्षण टीएम डीएन एचएसडी, इनके द्वारा आप याद रख पाएंगे। आगे है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में लक्षण क्या बताए? तो सबसे पहले यहां पर 7 वेग बताए, 8 नहीं 7। प्रथम में जिह्वा श्याववाणी तथा श्वास, द्वितीय में विष आमाशय में जाएगा, वेपथु होगा, तृतीय में तालुशोष, चौथे में हिक्का आम पक्वाशय में पीड़ा, पांचवा वेग सर्वदोष प्रकोप पर्वभेद, ये पांचवा वेग मोस्ट आईएमपी। ठीक इसी तरीके से छठवां वेग, इसमें तीव्रातिसार बुद्धि प्राणनाश होगा। सातवें वेग में स्कंद कटिपात तथा मृत्यु होगी। इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो इनके लिए हमें सबसे पहले कुछ जो वर्ड है, कुछ जो शब्द है वो यहाँ पर स्पेसिफिक है, हमारे लिए की वर्ड है, उनको आपको याद रखना है। तो ऐसा हमारा प्रथम शब्द है नीली जीभ, नीली जीभ। दूसरा कीवर्ड है पेट में जहर, जहर है लेकिन जीभ से वो पेट में आ गया। तीसरा कीवर्ड है सुखा तालु। चौथा कीवर्ड हिचकिया। पांचवा पर्वदोष, छठवा डायरिया, सातवां कीवर्ड कटी मौत, कटी मौत। तो यहां पर बेसिकली इन सातों कीवर्ड को जुड़ के आप याद रख पाएंगे। प्रथम वेग में क्या होगा? नीली जीभ श्वास। प्रथम वेग में हम क्या देख रहे हैं? नीली जीभ श्वास, अर्थात जिह्वा जो है वो कैसी है? जिह्वा जो है वो श्याववर्णी है तथा साथ में श्वास की उत्पत्ति हो रही है।
देन आफ्टर क्या होगा? पेट में जहर अर्थात आमाशय में विष तथा वेपथु। इनसे क्या होगा? तालु सूखेगा, सूखा तालु, तालु शोष। आगे आम पक्वाशय पीड़ा, इनके साथ में हिक्का, हिक्का अर्थात हिचकिया। पांचवा वेग, यहां पर सर्वदोष प्रकोप होगा, पर्व भेद होगा तथा वैवण्य दर्शन होगा। तो इनके लिए हम क्या याद रखेंगे? दोष बढ़े, दोष कहां पर बढ़े? पर्व में। तो दोष बढ़े, सर्वदोष प्रकोप, पर्व भेद। छठवें वेग में डायरिया आया अर्थात तीव्रातिसार। अतिसार में साथ में संलग्न क्या है? इनके कारण बुद्धि प्राण का नाश होगा। अंत में मौत किनसे? कटी स्कंद से मौत, स्कंदभंग कटिपा, इनके कारण मृत्यु। हमारा यहां पर सूत्र है, नीली जीभ श्वास, फिर पेट में जहर, सूखा तालु, उनके बाद हिचकिया, दोष बढ़े पर्व में, इनसे आया डायरिया, आखिर में मौत कटी स्कंद से। इनके द्वारा अब सुश्रुत ने बताए हुए जितने भी लक्षण है विषवेग के, वो आप इजीली याद रख पाएंगे। नेक्स्ट विषय है विषवेगों की चिकित्सा। इसमें चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता दोनों ने बताया है। सबसे पहले हम चरक संहिता का लेंगे। प्रथम वेग में दाह कर्म, वमन। द्वितीय में विरेचन। तृतीय में क्षारागत पान, ये खास पूछा जाता है। चौथा वेग, इसमें गोमय रस तथा कपित्थ मधु प्रयोग। पांचवा वेग, यहाँ पर काकंड तथा शिरीष प्रयोग। छठवां वेग, यहाँ पर संज्ञा स्थापन औषधि। सातवां वेग, यहाँ पर स्थावर में जंगम विष प्रयोग, काकपाद चीरा। आठवें वेग में पलाश बीज चूर्ण तथा मोरपीत का प्रयोग। इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें। जैसे आपके पास एक रोगी आया, उसको बहुत जलन हो रही है, तो आपने उसको चिकित्सा में क्या दिया? वमन दिया, उसको उल्टी करवाई। जलन हुई तो उल्टी करवाई, उनसे उतना फायदा नहीं हुआ, उसको कुछ आभ्यंतर विष जैसा था, तो आपने वमन के बाद विरेचन दिया और उनका विष निकाला। इनके बाद आपने क्या किया? उसको क्षार का पानी पिलाया। तीसरा, पहले जलन के कारण उल्टी की, फिर विरेचन, फिर क्षार का पानी। फिर थोड़ा संभला तो आपने गोमय कपि दिया। काका शिरी से विष खत्म हुआ, फिर वो होश में आया। फिर आपने क्या किया? फिर आपने उस सांप के जहर को निकाला काकपद से। आखिरी में पलाश तथा मोर ने सब कुछ ठीक कर दिया। यहां पर हमारे लिए अलग अलग वेग के अनुसार महत्वपूर्ण लक्षण कीवर्ड्स क्या है? प्रथम में है जलन तथा उल्टी। दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है विरेचन। तीसरा है क्षार पानी। चौथा है गोमय कपिशहद। नेक्स्ट है काकाशिरी, होश औषध। इनके बाद है सर्प तथा काकपद, आखिरी है पलाश तथा मोर। यहां पर ये हमने जितने भी कीवर्ड्स देखे, उनके माध्यम से ये कहानी बनी। उनके माध्यम से आप इनको याद इजीली रख पाएंगे। जैसे यहां पर सबसे प्रथम है, हमारा जो सूत्र हमने बनाया वो क्या बनाया? जलन हुई तो उल्टी की, जलन, दाह।
क्या किया? उल्टी की, अर्थात वमन। द्वितीय वेग में क्या बताया है? विरेचन बताया है। तो यहाँ पर सेकंड क्या है कहानी का स्टेप? विरेचन से विष को निकाला। विष को निकालने के बाद क्षारागत पान किए कलिया, क्षार का पानी पिलाया, क्षारागत पान हुआ। चौथा वेग, गोमय कपि शहद दिया। कपि शहद, शहद मधु, कपित्थ तथा गोमय। पांचवा वेग, काकंड तथा शिरीष का प्रयोग। तो हमने यहां पर लिया है काक शिरी से विष खत्म हुआ। छठवां वेग, छठवें वेग में होश वापस आ गया, अर्थात संज्ञा स्थापक औषध। सातवां वेग, इस वेग में स्थावर विष में जंगम का प्रयोग, काकपद चिरा का प्रयोग। तो यहां पर हमने सूत्र के तौर पे याद रखा है सांप का जहर निकाला काकपाद ने। आठवां वेग, पलाश बीज चूर्ण तथा मयूर पित्त का प्रयोग। तो इनके लिए पलाश तथा मोर ने सब कुछ ठीक कर दिया। सुश्रुत ने 7 ही वेग बताए हैं, उसने 8वां वेग नहीं बताया है, वो आपको खास याद रखना है। तो यहां पर सुश्रुत के वेग के अनुसार चिकित्सा। सुश्रुत ने प्रथम वेग में मधु तथा घृत इनके द्वारा अगतपान तथा वमन बताया है। दूसरे वेग में वमन तथा विरेचन बताया है। तीसरे वेग में अगदपान नस्य अंजन बताया है। चौथा वेग स्नेह मिश्रित अगद। पांचवा वेग मधुयष्टि। छठवां वेग औपीडनस्य तथा अतिसार की चिकित्सा। सातवां वेग इसमें काकपद चिरा लगाने के लिए बोला है। इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद रखने के लिए एक सूत्र है, मधुत, जैसे होता है ना अवधूत, इसी तरीके से मधुत, मधुत विमन, मधुत विमन अनुजन। यहां पर आपको एक एक शब्द बोलने के बाद अटकना है क्योंकि ये वेग है। मधुत विमन अनुजन, स्नेहागद यष्टि पीड़ा हुई काका को। मधुत विमन अनुजन, स्नेहागद यष्टि पीड़ा हुई काका को। तो यहां पर मधुत से क्या लेना है? मधुत से लेना है मधु घृत अगदपान। दूसरे वेग में है विमन, इनसे हमें लेना है वमन विरेचन। देन आफ्टर तीसरा वेग अनुजन, अनुजन से लेना है नस्य अंजन अगदपान। देन आफ्टर स्नेहागद, स्नेह मिश्रित अगद, स्नेह मिश्रित अगद। पांचवे वेग में है षष्ठी, यहां पर हमें लेना है मधु यष्टि। छठवां वेग पीड़ा हुई काका को, पीड़ा औपीडनस्य तथा अतिसार की चिकित्सा। पीड़ा हुई काका को 7वें वेग में चिकित्सा काक पद चिरा लगाना या फिर काक पद लगाना। 8वां वेग यहां पर बताया ही नहीं है सुश्रुत। तो यहां पर सुश्रुत अनुसार विश्व वेग की चिकित्सा का सूत्र मधुत विमन अनुजन, स्नेहागद यष्टि पीड़ा हुई काका को। एक सूत्र के माध्यम से आप यहां पर ये जितने भी है उन सभी को याद रख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या। ये चरक तथा सुश्रुत दोनों ने बताया है, तथा ये स्त्रीरोग प्रसूति तंत्र का एफएक्यू है, यहां से प्रश्न निकलेगा ही निकलेगा। तो सबसे पहले हम चरक संहिता को देखेंगे। चरक संहिता अनुसार
क्या बताया है? प्रथम मास में शीतल दुग्ध, देन आफ्टर मधुर गण से सिद्ध क्षीर प्रयोग, तीसरे मास में दूध के साथ मधुग्रित, चौथे मास में मक्खन का एक अंश मात्रा में प्रयोग नवनीत, आठवां मास यहां पर यवागु दूध घृत का प्रयोग तथा नौवें मास में अनुवासन बस्ती का प्रयोग। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी जो है वो समझनी पड़ेगी। गर्मी के कारण सबसे पहले शीतल दूध पिया, गर्मी बढ़ी तो क्या किया? शीतल दूध पिया। फिर उसमें केवल दूध से उतनी मजा नहीं आई, तो उसमें अलग अलग मधुर चीजें डाली, उनसे स्वाद बढ़ाया गया। गर्मी बहुत थी तो सबसे पहले ठंडा दूध पिया, फिर उसमें मधुर चीजें ऐड की, उनसे उसका स्वाद अच्छा हुआ। फिर भी उतना मजा नहीं आया, तो क्या किया? उसमें त्रिमधु ऐड कर दिया। त्रिमधु अर्थात दूध मधुग्रित। इतना करने के बाद बारी आई मक्खन की। चौथे महीने में बारी आई मक्खन की। फिफ्थ मंथ यहां पर दूध तथा घृत लिया। फिर मधुर औषध, आठवां महीना यहां पर यवागु, और अंत में बस्ती से हुई शांति। आठवें में यवागु, अंत में बस्ती से हुई शांति। तो यहां पर जो प्रथम मास है उनका हमारा कीवर्ड है शीत, शीतल दुग्ध के लिए। द्वितीय मास में मधुर गण से सिद्ध क्षीर, तो उनके लिए हम याद रखेंगे मधुर या फिर मधु। तीसरे मास में है त्रि, तीन चीजें है त्रि, दूध मधुग्रित। चौथे मास में है अक्ष मात्रा में मक्खन नवनीत का प्रयोग। पांचवें मास में की है घृत। छठवां तथा सातवां मास यहां पर औषधिया है मधुर गण की। आठवां मास यहां पर यवागु दूध तथा घृत प्रयोग। यवागु दूध तथा घृत, इनको याद रखने के लिए हमारा छोटा सा सूत्र है युवा। युवा नौवा मास अनुवासन बस्ती, उसके लिए वास। तो इन पूरी कहानी को हम एक छोटे से कीवर्ड इनके द्वारा कंसाइज कर देंगे। शीत मधुत्री, शीत मधुत्री। मक्खन घृत औषध, शीत मधुत्री मक्खन घृत औषध युवावास। शीत मधुत्री मक्खन घृत औषध युवावास। केवल 8 शब्द, केवल और केवल 8 शब्दों के द्वारा आप इन सबको याद रख पाएंगे। शीत मधुत्री मक्खन घृत औषध युवावास। आगे हम देखेंगे सुश्रुत संहिता मत। सुश्रुत संहिता में प्रथम मास में है 1 से 3 मास तक मधुर शीत द्रव आहार, इनका हमारा कीवर्ड है मधुर। चौथे मास में है पयो नवनीत सिद्ध झांगल मांस युक्त आहार, यहां पर हमारा कीवर्ड है मक्खन, नवनीत अर्थात मक्खन। पांचवा मास, पांचवें मास में दूध में घृत मिलाना है तो हमारा कीवर्ड बनेगा घृत। छठवां मास यहां पर स्वद्रष्टा सिद्ध यवागु प्रयोग, इसको बॉक्स तथा स्टार कीजिए, ये मोस्ट आईएमपी है। स्वद्रष्टा को हम याद रखने के लिए इसको याद रखेंगे उष्ट्र के द्वारा, उष्ट्रम द्रंष्ट्रम, उष्ट्र द्रंष्ट्र। सातवां मास पृथक परणी सिद्धघृत प्रयोग, इनको हम याद रखेंगे कीवर्ड पृथक के द्वारा। आठवां मास बदरोदक क्वाथ से सिद्ध आस्थापन बस्ती, बदरोदक बंदर। तो यहां पर हमारे जो अलग अलग कीवर्ड बने वो कौन से बने? मधुर, मक्खन, घृत, उष्ट्र, पृथक तथा बंदर।
तो इनको हम याद कैसे रखेंगे? मधुर मक्खन घृत उष्ट पृथक बंदर से। उष्ट ऊंट, वो बंदर से पृथक है, तो दोनों अलग ही है ना। मधुर मक्खन घृत उष्ट पृथक बंदर से, यहां पर मधुर जो है वो 1 से 3 मास के लिए है। सूत्र पूरा का पूरा फिर से देखते हैं। 1 से 3 मास मधुर शीतल द्रव आहार, चौथा मास मक्खन, पांचवा मास घृत, छठवां मास स्वद्रंष्टा। इसको याद रखने के लिए हमने यहां पर सूत्र बनाया है उष्ट्र। सातवां मास पृथक पर्णी, इनके लिए सूत्र है पृथक। आठवां मास बदरोदक कषाय, बदरोदक के लिए हमने सूत्र बनाया है बंदर। तो ये सभी को कंसाइज कर दिया कीवर्ड के द्वारा। तो हमारा एक छोटा सा सूत्र बनेगा, मधुर मक्खन घृत उष्ट्र पृथक बंदर से। इनके द्वारा आप इन सभी को याद रख पाएंगे, एक ही सूत्र के अंतर्गत आप इनको याद रख पाएंगे।